मियोसिस। यूकेरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो मेनली दो टाइप का है, एक तो माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल रहते हैं, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगर अपने बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। मियोसिस जो है वो नॉर्मली जर्म सेल्स के अंदर होता है, जैसे जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, जैसे जो मियोस्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। और हमेशा हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। केवल डिप्लॉइड सेल्स ही ऐसी हैं जिनमें मियोसिस हो सकता है, हैप्लॉइड सेल्स में कभी भी मियोसिस नहीं होगा। तो डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होने से ही हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 1905 में सबसे पहले फार्मर एंड मूरे ने ये जो टर्म है मियोसिस, इसको यूज किया था। तो इसको अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, फार्मर एंड मूरे। तो उसने मियोसिस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। ये दो साइंटिस्ट हैं, फार्मर और उसके साथ कॉम्बिनेशन में है मूरे। इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो इनके द्वारा 1905 में सबसे पहले मियोसिस टर्म जो थी वो यूज की गई थी। अब जो मियोसिस है ये केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही देखने को मिलता है। तो केवल डिप्लॉइड जो सेल होती हैं वही मियोसिस शो करती हैं। डिप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या है, मतलब जो 2n सेल्स हैं। हैप्लॉइड सेल्स में कभी भी आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, केवल डिप्लॉइड सेल्स ही मियोसिस शो करती हैं। अब अगर एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो वहां पे 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, जबकि यहां पर मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और ये 4 डॉटर सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड नेचर की होती हैं। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है यहां पे क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। किस तरह से होते हैं हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, किस तरह से इनका नंबर जो है वो चेंज होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है, जैसे ये मान लीजिए डिप्लॉइड सेल है। अब इसमें मियोसिस होना है, तो मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और फिर दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। ये दोनों के दोनों कंबाइंडली मियोसिस कहलाते हैं। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इससे 2 सेल्स बनती हैं जो कि कैसी होती हैं, हैप्लॉइड नेचर की होती हैं। तो इस तरह से 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, इसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं हमने। इतना जो पार्ट है ये कहलाता है मियोसिस फर्स्ट। अब यहां पर देखो आप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे, जो डॉटर सेल्स बनी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, n है, मतलब हैप्लॉइड है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ हो गए। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपने रिडक्शनल डिवीजन। तो इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट, ये जो सेल्स हैं आगे फिर से डिवाइड करेंगी और डॉटर सेल्स बनाएंगे। लेकिन अब जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, n ही रहेगा। इसका मतलब अब चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। तो यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हुए, यहां पे भी n है और डॉटर सेल्स में भी n है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है इसको बोलते हैं मियोसिस सेकंड। ये सेकंड स्टेप है मियोसिस का, जिसको मियोसिस सेकंड के नाम से जाना जाता है। और इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है वो इक्वल रह रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन।
और ये जो मियोसिस सेकंड है ये जस्ट इक्वल होता है माइटोसिस के, क्योंकि माइटोसिस में भी सेम कंडीशन रहती है, तो इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब जो मियोसिस है ये सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स का काम क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, उसके अंदर जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें तो कंटिन्यूअसली माइटोसिस चलता रहता है, लेकिन जो जर्म सेल्स हैं वो बहुत ही कम नंबर के अंदर होती हैं और उनमें फिर मियोसिस होता है, जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो आगे चलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से जो मियोसिस है वो हमें केवल जर्म सेल्स में ही देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल्स में कभी भी आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो जब इन जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर एनिमल्स के केस में डायरेक्टली गैमेट्स बन जाएंगे और प्लांट्स के केस में मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे मियोसिस होगा और मियोसिस होने से यहां पर गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है, या फिर मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। हालांकि प्लांट्स के अंदर भी जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन इन गैमेट्स का फॉर्मेशन फिर मियोस्पोर्स से होता है। तो वो एक डिटेल प्रोसेस है। तो यहां पे गैमेट्स बन सकते हैं या फिर मियोस्पोर्स बन सकते हैं। तो ये प्रोसेस यहां पर रहता है। अब जो मियोसिस है एक स्पेशल प्रोसेस शो करता है जिसको अपने बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अब डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस जो है वो इवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इस तरह से जो मियोसिस है वो क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है मियोसिस के अंदर, जो कि इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो क्रॉसिंग ओवर यहां पर आपको देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या क्रिएट करेगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल पर, जीन लेवल पर डाइवर्सिटी जो है वो इसके द्वारा क्रिएट की जाती है और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? फॉर इवोल्यूशन। तो ये इसकी खास बात होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी सेल डिवीजन होता है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्योकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है। अब अपने जो साइटोकाइनेसिस है उसको अपने पढ़ चुके हैं माइटोसिस के अंदर, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर। मियोसिस में हम लोग मेनली बात करेंगे कार्योकाइनेसिस की। तो जब अपने सेल साइकिल को देखते हैं तो सेल साइकिल के अंदर मेनली हमने 4 फेजेस को शो किया था। तो वो फेजेस कौन कौन सी हैं? G1, S, G2 और M। इन 4 फेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया था सेल साइकिल को। अब इसको अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर्कल को। जो सेल डिवीजन है वो एक साइक्लिक फॉर्म में कंप्लीट होता है। तो स्टार्टिंग हम यहां से कर लेते हैं। G1 फर्स्ट फेज होती है, इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज। उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज और उसके बाद आता है M फेज। जो M फेज होती है हम लोग यहां पे बात करेंगे M फेज की। सेल साइकिल की M फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मियोसिस के अंदर। एक को हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट होगा मियोसिस का, और जो मियोसिस सेकंड है ये सेकंड पार्ट होता है मियोसिस का। अब कार्योकाइनेसिस जब भी होता है तो उसके अंदर मेनली 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। यहां पे कार्योकाइनेसिस के अंदर जो एम फेज होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इन दोनों के अंदर ही 4 फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें
जो फर्स्ट फेज आती है वो है प्रोफेज। अब देखो मियोसिस फर्स्ट है तो आगे फर्स्ट लगा देंगे तो ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज हो जाएगी। उसी तरह से अगर अपने यहां पर बात करें मियोसिस सेकंड के अंदर, तो यहां पर भी फर्स्ट जो फेज रहेगी वो प्रोफेज ही रहेगी। लेकिन यहां पर हम लोग आगे क्या लगा लेते हैं, सेकंड लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मियोसिस सेकंड की प्रोफेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड फेज आती है वो है मेटाफेज। तो मेटाफेज के आगे यहां पे फर्स्ट लगाएंगे, उसी तरह से यहां पर मेटाफेज जो है उसके आगे सेकंड लगाएंगे। थर्ड इसमें है एनाफेज। तो यहां पे एनाफेज के आगे फर्स्ट लगाते हैं, और इस तरफ अगर अपने देखें तो यहां पर हम एनाफेज के आगे सेकंड लगाते हैं। एंड फोर्थ इसमें आती है टीलोफेज, जो कि लास्ट फेज है कार्योकाइनेसिस की। तो यहां पर टीलोफेज के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे, और यहां पर टीलोफेज के आगे क्या लगाया जाता है, सेकंड लगाया जाता है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो केवल और केवल एस फेज के अंदर ही होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड एम फेज के अंदर होते हैं, मतलब यहां पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों हो जाते हैं। तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन केवल और केवल एस फेज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पे मियोसिस दो पार्ट्स हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन दो बार होगा। डीएनए रेप्लिकेशन तो केवल एक ही बार होता है, और वो कहां पे होता है, एस फेज के अंदर होता है। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। अब जो एम फेज है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हमने इसको बोला M1, यानी मियोसिस फर्स्ट को M1 बोल दिया है, और मियोसिस सेकंड को हमने बोल दिया है M2। अब होता क्या है, इसके बीच में एक छोटा सा पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये रेस्टिंग फेज होती है। इसका मतलब क्या है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड आता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोल देते हैं। तो ये इंटरकाइनेसिस है। जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आती है। तो ये एक तरह की रेस्टिंग फेज है। यहां पर डीएनए एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बस कुछ टाइम के लिए जो डिवीजन है वो रुक जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज। अब सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये जो चार फेजेस आपको दिख रही हैं इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे पहली जो फेज आती है वो है प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहिए। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस की। मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, तो इसलिए अपने इसको क्या मानते हैं, लॉन्गेस्ट फेज मानते हैं। ये इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम क्यों करती है, क्योंकि इसको आगे फिर 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं वो हम लोग देखेंगे यहां पे। तो 5 सब स्टेजेस हैं। इन सब स्टेजेस के नाम आपको बताने चाहिए। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूं। पहले आएगा एल, फिर उसके बाद एल का मतलब होता है लैप्टोटीन, उसके बाद फिर आएगा जेड, जेड का मतलब होता है जाइगोटीन, उसके बाद आता है पी, पी का मतलब होता है पैकिटीन, उसके बाद फिर 2 बार डी आता है। पहले डी का मतलब यहां पे है डिप्लोटीन, और दूसरे डी का मतलब यहां पे है डायकाइनेसिस। तो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इन सब स्टेजेस का ऑर्डर आपसे पूछ लेते हैं, तो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है एल, जेड, पी, डी, डी।
शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसके लिए ट्रिक अगर आप देखना चाहो तो इसके लिए ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। इसको हिंदी के अंदर मैं बताऊंगा, लजपी 2D। ये शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। लजपी का मतलब एल, ल का मतलब एल हो गया, ज का मतलब जेड से है, पी का मतलब पी से है, और 2D का मतलब 2 बार डी है। प्रोफेज फर्स्ट को मियोसिस की मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज माना जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमेटिन है उसके कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स बनेंगे, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में पेयरिंग करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करेंगे और उनके बीच में फिर क्या होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज है, क्योंकि इसको 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है आगे। तो कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो मैंने अभी बताया था आपको 5 सब स्टेजेस हैं, इनको एक एक करके अपने डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है लैप्टोटीन। दूसरी जो सब स्टेज है वो है जाइगोटीन। तीसरी सब स्टेज का नाम है पैकिटीन। नेक्स्ट है डिप्लोटीन, और लास्ट जो सब स्टेज इसके अंदर आती है वो है डायकानेसिस। अब इसको इसी ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो हमेशा इसी ऑर्डर के अंदर इनको ध्यान में रखना है। अब अलग अलग सब स्टेजेस के अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैप्टोटीन की, कि लैप्टोटीन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो अनकॉइल्ड होता है या अनकंडेंस्ड होता है या थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, और उसको अपने बोल देते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है अब क्या करेगी, कंडेंसेशन करेगी, और कंडेंसेशन होने से यहाँ पे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। जो क्रोमेटिन है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो क्रोमोसोम है उनकी जो लेंथ है वो कम होती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, और प्रोसेस को बोलते हैं अपने कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन में जो डीएनए है, डीएनए से बनेगी क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से और फिर फाइनली बन जाता है क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन है वो इस तरह से थ्रेड्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, इस तरह से। इसको अपने क्रोमेटिन मान लेते हैं। और जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो इस तरह से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, और इनकी थिकनेस जो है वो क्रोमेटिन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इस तरह से। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग शो करेंगे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स को लेके ही हमें आगे चलना है, इस तरह से। तो ये सेंट्रोमियर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है इनके, सेंट्रोमियर। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिड कहलाता है। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड होता है। इसके अलावा लैप्टोटीन के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो दूसरा जो कैरेक्टर इसके अंदर आता है वो है जो न्यूक्लियस साइज है वो यहां पे क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। दूसरी सबस्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर अगर अपने बात करें तो यहां पर
एक प्रोसेस होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का फॉर्मेशन यहां पे होगा। अब साइनेप्सिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कंडेंसेशन है वो कंटिन्यू रहता है। सबसे पहली बात तो ये है, जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन था वो कंटिन्यूअसली यहां पे चलता रहता है। तो कंडेंसेशन रिमेन कंटिन्यू। दूसरा यहां पे सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। अब ये सिनेप्सिस क्या चीज होती है ये हम लोग बात करेंगे अभी। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस जो है उसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पहले तो क्लोज आते हैं, क्लोज आने के बाद उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है फाइबर्स का, और उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, जिन पर जो जीन्स की लोकेशन है या लोकाई है वो सेम होते हैं या सेम जगह पर होते हैं, और उनके जो फंक्शंस है क्रोमोसोम्स के वो भी सेम होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स माना जाता है। तो सिनेप्सिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं और एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट होता है। तो सिनेप्सिस क्या है? पेयरिंग है किसके बीच में? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जैसे मान लीजिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसके बिल्कुल पैरेलल में आके, बिल्कुल क्लोज आके दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आ जाएगा इस तरह से। दोनों का जो साइज और शेप है वो एक जैसा होगा इस तरह से, और इनके बीच में इस तरह से सेंट्रोमियर होता है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है। अब इसके बीच में क्या होगा, इस तरह से फाइबर्स का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। तो ये जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं ये बाइंडिंग का काम करते हैं, ताकि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है या जो बाइवेलेंट है, इस दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर को अपने क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। तो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए रहें, जब क्रॉसिंग ओवर हो तब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट ना हो, क्योंकि अगर सेपरेट हो गए तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर को सक्सेस बनाने के लिए ही इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको अपने बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको अपने बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इस पेयर को हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट। थर्ड सबस्टेज है पैकेटिन। जो प्रोफेज फर्स्ट की 5 सबस्टेजेस हैं उनमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट सबस्टेज है वो पैकेटिन है, क्योंकि इसी फेज के अंदर जो मेन प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का वो हमें देखने को मिलता है, और क्रॉसिंग ओवर में जो टाइम है वो सबसे ज्यादा लगता है। इस वजह से ये क्या है, एक लॉन्गेस्ट फेज है। तो ये नेचर में कैसी होती है, लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है ये। पैकेटिन में जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। नॉर्मली एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही क्रोमेटिड होता है, लेकिन बीच में से स्प्लिटिंग हो जाने की वजह से एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर देता है। जो सेंट्रोमियर है वो कभी भी स्प्लिट नहीं होता है, तो इसलिए सेंट्रोमियर को छोड़कर बाकी का जो पार्ट होता है क्रोमेटिड का वो स्प्लिट हो जाता है, और इस तरह से एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। अब जो बाइवेलेंट था उसमें टोटल 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, इस तरह से टोटल 4 क्रोमेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राड। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है क्रोमेटिड स्प्लिटिंग।
अब ये स्प्लिटिंग किस तरह से होती है वो हम लोग डायग्राम से देखेंगे। जैसे मान लो ये एक सेंट्रोमियर है और ये दूसरा सेंट्रोमियर है दूसरे क्रोमोसोम का। अब स्प्लिटिंग जो है वो इस तरह से होती है, देखो एक क्रोमेटिड तो ये हो जाएगा इसका, और दूसरा जो क्रोमेटिड है वो ये हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये एक क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमेटिड्स बन गए हैं। उसी तरह से यहां पर भी ये मान लीजिए एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो बीच में से स्प्लिटिंग होने की वजह से ऐसा हुआ है। इस तरह से, और इनके बीच में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही बना रहता है, जो इन क्रोमोसोम्स को आपस में बाइंड करके रखता है, ताकि जब क्रॉसिंग ओवर हो तो उस दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से सेपरेट ना हो सकें, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहें। तो इस तरह से इसको अपने मान लीजिए फर्स्ट क्रोमेटिड मान लेते हैं। टोटल यहां पे 4 क्रोमेटिड्स हैं, इसको सेकंड क्रोमेटिड मान लेते हैं, इसको थर्ड क्रोमेटिड मान लेते हैं और इसको अपने मान लेते हैं फोर्थ क्रोमेटिड। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राड। तो ये एक टेट्राड है। तो बाइवेलेंट से टेट्राड का फॉर्मेशन होता है जब क्रोमेटिड स्प्लिटिंग होती है। तो पहले जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, बाइवेलेंट थी, और बाइवेलेंट से फिर क्या बना, टेट्राड बन गया। जो बाइवेलेंट है इसमें टोटल कितने क्रोमेटिड्स थे, इसमें केवल 2 क्रोमेटिड्स जो हैं वो थे। जबकि जब टेट्राड बनता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स डबल हो जाते हैं, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, टोटल 4 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। तो स्प्लिटिंग की वजह से, क्रोमेटिड स्प्लिटिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो 4 क्रोमेटिड्स। तो अब ये यहां पर आपको दिख रहे हैं क्रोमेटिड्स हैं, एक ये क्रोमेटिड है और दूसरा ये क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमेटिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और एक होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होंगे, एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ जो है ये आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। दूसरे होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऐसे क्रोमेटिड्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ क्या होगा, नॉन सिस्टर होगा। जैसे जो फर्स्ट है और थर्ड है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। उसी तरह से फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। उसी तरह से सेकंड और थर्ड जो है ये आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। उसी तरह से सेकंड और फोर्थ आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो इस तरह से 2 तरह के जो क्रोमेटिड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहां पर बनती हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन होना है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो होता क्या है, यहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो नोड्यूल्स हैं ये यहां पर बनेंगे, देखो इस जगह के ऊपर या फिर इस नीचे वाली जगह के ऊपर जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ये इन नोड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो नोड्यूल्स हैं ये किसके बीच में बनती है, ये बनती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। यानी जैसे सेकंड एंड थर्ड जो है ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती हैं किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, या जेनेटिक जो जीनों का एक्सचेंज है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। तो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहां पे एक एंजाइम होता है जिसको हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोल देते हैं। तो ये एंजाइम जो है वो हेल्प करता है
जीन्स के एक्सचेंज में यानी कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर हेल्प करता है। तो एंजाइम का नाम आपको ध्यान में रखना है, रिकॉम्बिनेज। तो ये जो एंजाइम है वो हेल्प करता है किसमें, क्रॉसिंग ओवर के अंदर। तो हेल्पफुल इन क्रॉसिंग ओवर। तो अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो सेकंड नंबर पे आपको क्रोमेटिड दिख रही है यहां से, ये पूरी सेकंड नंबर की क्रोमेटिड है, और ये जो थर्ड क्रोमेटिड आपको दिख रही है इस तरह से ये कंप्लीट। तो होता क्या है, जो सेकंड है उसका एक पार्ट थर्ड पे चला जाएगा, यहां से भी सेकंड का पार्ट कहां पे चला जाएगा, थर्ड पे चला जाएगा। उसी तरह से जो थर्ड का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट जो है वो सेकंड पे चला जाएगा, और यहां से भी थर्ड का पार्ट कहां पे चला जाएगा, सेकंड पे चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, क्रोमेटिड्स के बीच में जो सेगमेंट्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। सेकंड का सेगमेंट थर्ड पे जाएगा, थर्ड का सेगमेंट सेकंड पे आएगा। तो इस एक्सचेंज को ही अपने बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं उनमें जीन्स होते हैं। तो इस तरह से जो जीन्स हैं उनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। अब सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। एक तरफ अपने बात करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड की, और दूसरी तरफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर क्रोमेटिड्स सेम क्रोमोसोम की हैं तो उसको अपने बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे शो किया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर होती हैं। जैसे फर्स्ट और फोर्थ, उसी तरह से सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ ये आपस में क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। तो क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे अपने शो किया है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये आपस में नॉन सिस्टर है, उसी तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ ये आपस में नॉन सिस्टर है, उसी तरह से सेकंड एंड थर्ड ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है, उसी तरह से जो सेकंड एंड फोर्थ है ये भी आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। नेक्स्ट सब स्टेज है डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कि फाइबर्स का बना होता है, वो फाइबर्स क्या होते हैं, उनका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो डिजेनरेट हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। इस तरह से पूरे का पूरा जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये इसके अंदर देखने को मिलता है। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के जो फाइबर्स थे वो डिजेनरेट हो गए, तो फिर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्या होने लग जाती हैं, सेपरेट होने लग जाती हैं, एक्सेप्ट उन प्लेसेस पर जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर जिस जगह पे हुआ है उस जगह को छोड़कर बाकी जगह पर जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ऐसा होने से क्या होता है, जिन जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है वहां पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और उन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्याज्माटा। क्याज्मा सिंगुलर वर्ड है और क्याज्माटा जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो क्याज्मा का जो फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक फीचर है यहां पर डिप्लोटीन के अंदर। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है हमें, एक तो यहां पे डिसोल्यूशन होता है, किसका डिसोल्यूशन होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जिसमें जो फाइबर्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और
इसके अलावा जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहां पे सेपरेशन होता है। दूसरा स्टेप जो यहां पर देखने को मिलता है वो है सेपरेशन। किसका सेपरेशन देखने को मिलता है? तो सेपरेशन होता है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये सेपरेशन किसका होता है? ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का। जो नेबर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं पास वाली, वो एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको डायग्राम से देखते हैं अपने। तो सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का और साथ में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का। अब किस तरह से सेपरेशन होता है यहां पे वो देखते हैं अपने। तो जैसे मान लीजिए ये एक सेंट्रोमियर है एक क्रोमोसोम का, और यहां पर ये दूसरा सेंट्रोमियर है जो कि दूसरे क्रोमोसोम का है। तो यहां पर इस तरह से एक क्रॉस शेप्ड जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन यहां पर होता है। इस तरह से, और इस तरफ भी होगा। और बाकी की जो क्रोमेटिड्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल होती हैं। तो इसकी जो दूसरी क्रोमेटिड है वो बिल्कुल नॉर्मल है इस तरह से, और इस तरफ भी जो क्रोमेटिड है वो क्या है? बिल्कुल नॉर्मल है इस क्रोमोसोम की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्रोमेटिड नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थी थर्ड, और ये थी फोर्थ। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। और जब ये दूर जाएंगे तो उसके साथ साथ जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, थर्ड, सेकंड और थर्ड, ये क्या है आपस में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये भी एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन यहां पर इस तरह से क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, और इन्हीं को बोला जाता है क्याज्मा। क्याज्मा जो है ये सिंगुलर वर्ड है, और क्याज्माटा अगर अपने कहें तो ये प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, इसको बोला जाता है क्याज्मा। तो एक क्याज्मा तो ये है, और एक क्याज्मा हो जाएगा ये वाला। तो क्याज्मा का जो फॉर्मेशन है वो इस सब स्टेज की इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें oocyte के अंदर जब डिप्लोटीन होती है तो जो सेल है वो इस डिप्लोटीन के अंदर ही अरेस्टेड हो जाता है, या सेल साइकिल जो है वो इस डिप्लोटीन के अंदर ही क्या हो जाती है? अरेस्टेड हो जाती है। ये कुछ मंथ तक भी हो सकती है या फिर कुछ ईयर्स तक भी हो सकती है। तो ये हमें खास बात देखने को मिलती है कुछ वर्टिब्रेट्स की oocyte के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सम वर्टिब्रेट्स, तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो oocyte होती है वो अरेस्ट हो जाती है। अरेस्टेड, अरेस्ट होने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है, मतलब जो सेल है वो आगे डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि डिप्लोटीन में ही सेल जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो डिप्लोटीन से आगे फिर जो नेक्स्ट सब स्टेज है डायकिनेसिस वो नहीं आएगी। उसके बाद ना तो मेटाफेज फर्स्ट होगी, ना एनाफेज फर्स्ट होगी, ना फिर टीलोफेज फर्स्ट होगी, यानी आगे का जो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं। तो यहीं पर ही सेल की ग्रोथ रुक जाती है, इसको अरेस्ट बोल देते हैं हमने। तो oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाती है। कहां पे अरेस्ट होती है? एट डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर ही अरेस्ट हो जाती है। ये कितने टाइम के लिए अरेस्ट होती है? तो आपको टाइम ध्यान में रखना है। ये हो सकता है सेवरल मंथ के लिए, कई महीनों के लिए, या फिर ये अरेस्ट हो सकती है
कई बार क्या होता है, सेवरल ईयर्स के लिए, कई वर्षों तक ये क्या रह सकती है, अरेस्टेड रह सकती है इस स्टेज के अंदर। तो ये खास बात हमें देखने को मिलती है कुछ वर्टिब्रेट्स की oocyte के अंदर। नेक्स्ट सब स्टेज आती है डायकनेसिस। जो क्याज़्माटा है उनका फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, डिप्लोटीन के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्याज़्माटा है वो प्रोडक्ट्स हैं किसके, क्रॉसिंग ओवर के। तो यानी पहले क्रॉसिंग ओवर होता है और उसके बाद फिर क्याज़्माटा बनते हैं। अब जो नेक्स्ट सब स्टेज है डायकनेसिस, उसमें क्या होगा, जो क्याज़्माटा है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर होने का मतलब ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं या जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाती हैं और दूर दूर चले जाते हैं। तो जो क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनी थी वो यहां से क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो ये कहलाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़्माटा। जो क्याज़्माटा है उनका क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन हो गया। तो ये यहां पे देखने को मिलता है हमें। तो डायकनेसिस का जो मेन पॉइंट है वो है टर्मिनलाइजेशन। तो किसका टर्मिनलाइजेशन यहां पे देखने को मिलता है, ऑफ क्याज़्माटा। तो यहां पे देख सकते हो आप, जैसे मान लो ये एक सेंट्रोमियर है एक क्रोमोसोम का, ये दूसरे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है और ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड है। उसी तरह से यहां पर भी ये एक क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम की और ये दूसरी क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम की। तो देख सकते हो दोनों के दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। तो यहां पर आपको कोई भी क्याज़्माटा जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर अपने जो क्रोमेटिड्स हैं इनको नंबरिंग दी थी, फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड और थर्ड एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो चुकी हैं और जो क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनी थी डिप्लोटीन के अंदर वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुकी हैं। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़्माटा कहलाता है ये। क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन है वो लेप्टोटीन सब स्टेज के अंदर स्टार्ट हुआ था और जैसे जैसे जो सब स्टेजेस हैं वो आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे जो कंडेंसेशन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और फाइनली जाके डायकनेसिस सब स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। अब उससे ज्यादा कंडेंसेशन जो है वो क्रोमोसोम का और नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन होता है। डायग्राम से इसको देखेंगे अपने, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनका ओरिजिन कहां से होता है, अपोजिट पोल से। अपोजिट पोल्स पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से अपोजिट पोल्स पर एक एक एस्टर बन जाता है। अब हर एक एस्टर से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिनेशन होगा और ये स्पिंडल फाइबर फाइनली जाके कहां पे जुड़ेगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। इनका ओरिजिन कहां से होगा, ओरिजिन इनका होता है एस्टर से, फ्रॉम एस्टर। और ये एस्टर्स कहां होते हैं, एट अपोजिट पोल्स। तो दोनों जो अपोजिट पोल्स होते हैं वहां पर ये एस्टर्स बनते हैं। इनका फॉर्मेशन स्पिंडल, इनका जो फॉर्मेशन है वो सेंट्रियोल्स के द्वारा किया जाता है। तो एट अपोजिट पोल्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने से जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस होती है वो भी यहां पे क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो
यहां पर डिसअपीयरेंस होता है। किसका डिसअपीयरेंस होता है? दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एक तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है, जिससे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करते हैं। और दूसरा जो है इसके अंदर डिसअपीयरेंस किसकी होती है? जो न्यूक्लियोलस है उसकी भी डिसअपीयरेंस हो जाती है। इसके अलावा जो गोल्जी एपरेटस होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी डिसअपीयरेंस यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके अलावा डिसअपीयरेंस किसकी होती है आपको ध्यान में रखना है, गोल्जी एंड ईआर जो है इनका भी डिसअपीयरेंस यहां पर देखने को मिलता है। और फाइनली क्रोमोसोम्स कहां आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम से शो करेंगे। तो मान लीजिए ये डायग्राम जो है वो शो करेगा किसको? प्रोफेज फर्स्ट को। अब इसमें हमें न्यूक्लियस को शो नहीं करना है, ये बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर का सारा मैटर क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है वो भी मिक्सअप हो जाती है किसके अंदर? या न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्सअप हो जाता है। तो अब यहां पे हमें 4 क्रोमोसोम्स शो करने हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, उसी तरह से एक ये है। तो ये क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो नहीं करनी है। एक यहां पे उसी तरह से एक मान लीजिए यहां पर है। हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स आपको देखने को मिल रही हैं और बिल्कुल सेंटर में यहां पे क्या होता है? इसका सेंट्रोमियर होता है। और सेंट्रोमियर के ऊपर की तरफ एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कैनेटोकोर। इसी कैनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जाके जुड़ते हैं। तो अपोजिट पोल पर जैसे मान लीजिए ये एक सेंट्रियोल है और ये अपोजिट पोल पर दूसरा सेंट्रियोल है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पोल्स हैं। और इस तरह से यहां से एस्टर्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं और इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं एस्टर। एस्ट्रल रेज ओरिजिनेट होती हैं और पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एस्टर कहलाती है। ये एस्ट्रल रेज है तो इसको अपने बोलेंगे एस्टर। और यहां पर नीचे की तरफ भी ये क्या है? एक एस्टर है। इस एस्टर से फिर इस तरह से ओरिजिनेशन होता है किसका? स्पिंडल फाइबर्स का, इस तरह से। और यहां से भी क्या होगा? इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिनेशन होगा। तो ये स्पिंडल फाइबर है। और इस तरफ भी ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। तो दोनों जो एस्टर्स होते हैं अपोजिट पोल पर, वहां से क्या होता है? स्पिंडल्स का ओरिजिन होता है, स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन होता है। तो ये भी क्या है? स्पिंडल फाइबर है। और ये जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं इनको भी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये है क्रोमोसोम्स और हर एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड्स जो है वो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम है वो प्रोफेज फर्स्ट को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोफेज जो है वो एक प्रोफेज फर्स्ट जो है ये एक कॉम्प्लेक्स फेज है, बहुत ही ज्यादा टाइम इसके अंदर लगता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट फेज आती है वो है मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं अपोजिट पोल्स पर, जो एस्टर्स हैं वहां से, ये स्पिंडल फाइबर्स जो है इनका फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहां पर अटैच हो जाते हैं? जो अपोजिट होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके कैनेटोकोर पर, यानी सेंट्रोमियर पर जो कैनेटोकोर होता है वहां पर जाकर ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्पिंडल फाइबर्स का इस तरह से होता है कि बिल्कुल सेंटर जो होता है सेल का, वहां पर 2
पैरेलल जो है पैरेलल अरेंजमेंट हो जाती है इन क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो मेटाफेज प्लेट्स का फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस में हमने देखा था कि वहां पर सिर्फ एक ही मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दो मेटाफेज प्लेट्स बनेंगी। तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर पर। तो अटैच टू काइनेटोकोर, किसके काइनेटोकोर? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर्स होते हैं उनके ऊपर जो काइनेटोकोर्स हैं वहां पर जाकर ये अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। अब जो क्रोमोसोम्स पहले साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए थे, अब वो बिल्कुल सेंटर के अंदर, या हम कह सकते हैं सेल के मिड के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं या एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन बनाते हैं, इस तरह से दो लाइंस बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो मेटाफेज प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि वहां पर मेटाफेज के अंदर सिर्फ एक मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहां पर दो मेटाफेज प्लेट्स बनेगी, और ये मेटाफेज प्लेट्स कैसे बनती हैं? इनका फॉर्मेशन जो है होता है जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, मिड में आ जाते हैं, और इस तरह से मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। तो ये जो दो मेटाफेज प्लेट्स बन रही हैं, कहां पर बनती हैं? ये एट मिड ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल मिड में दो मेटाफेज प्लेट्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए सेल है मेटाफेज स्टेज के अंदर, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब जो अपोजिट पोल्स होंगे वहां पे सेंट्रियोल्स हैं और एस्ट्रल रेज बनाते हैं, इस तरह से एस्टर बन जाता है एक, और नीचे की तरफ भी क्या होगा? एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल से निकली हुई है। अब बिल्कुल मिडल के अंदर आप देखो, यहां पे ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं। उसी तरह से यहां पे ये दूसरा क्रोमोसोम हो जाएगा जिसमें दो क्रोमेटिड्स हैं। उसी तरह से इस तरफ भी ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, और इसके नीचे की तरफ इस तरह देख सकते हो आप, ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं। अब आप देख सकते हो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, उसी तरह से ये दोनों जो है ये भी क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गए या सेल के मिड में अलाइन हो गए। ये किस वजह से अलाइन होते हैं? इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से, जो कि एस्टर से निकलते हैं अपोजिट पोल से, और इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा इन्हें सेल के मिडल में या सेल के मिड में इसको अलाइन कर दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे दो प्लेट्स बन गई। देखो, एक तो ये मेटाफेज प्लेट है और एक ये मेटाफेज प्लेट है। तो यहाँ पे आपको टोटल दो मेटाफेज प्लेट्स जो है वो दिख रही होंगी। तो ये है टू मेटाफेज प्लेट्स। और ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये वाले,
और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि अपोजिट पोल से चले हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो है वो एस्टर है। ऊपर की तरफ भी आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये भी क्या है, एक एस्टर है। और ये भी क्या है, स्पिंडल फाइबर है। तो ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है मेटाफेज फर्स्ट को, तो इसको अपने बोलेंगे मेटाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट जो थर्ड फेज आती है वो है एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो अपोजिट पोल्स से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये वाला जो, ये एक स्पिंडल फाइबर है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। उसी तरह से इस स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये स्पिंडल फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इस स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से ये वाला नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, किस तरफ जाते हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। अब ये कैसे जाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस डायग्राम के द्वारा हम लोग इसको शो कर सकते हैं। ये मान लीजिए एक सेल है जो कि एनाफेज को शो कर रही है, और दोनों एंड्स पर आपको एस्टर शो करने हैं, दोनों पोल्स पर। ये एक एस्टर है, उसी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ दूसरा एस्टर हो जाएगा। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम था। तो देख सकते हो इनके बीच में हमने डिस्टेंस शो की है। तो ये डिस्टेंस क्या शो कर रही है कि ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इनका सेंट्रोमियर हो जाएगा, और सेंट्रोमियर पे जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से इस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको अपने यहां पे शो कर सकते हैं। और ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, देखो, और सेपरेट होके ये मूवमेंट कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो इस तरह से यहां पे मूवमेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पे इनका सेपरेशन हो गया है। यहां पे सेपरेशन हो गया है किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। अब यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, और जो एलिल्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एलिल्स का सेपरेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन का मतलब है एलिल्स का सेपरेशन। तो सेपरेशन किसका सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑफ एलिल्स।
एलील्स क्या होते हैं? जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे एलील्स का जो सेपरेशन है वो देखने को मिलता है। और ये मूवमेंट है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है? एनाफेज फर्स्ट को शो कर रहा है। तो उसको अपने बोलेंगे एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट फेज है टीलोफेज फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों के दोनों अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं और वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका रीफॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अपोजिट पोल्स पर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके अलावा हर एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी रीअपियर हो जाती है। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ईआर है उसका भी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद जो साइटोकिनेसिस है वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है, वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से टीलोफेज फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो टीलोफेज के अंदर रीअपियरेंस होता है। तो क्या क्या चीज है जो रीअपियर होती है यहाँ पे? तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे अपोजिट पोल्स पर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके अलावा हर एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसका भी रीअपियरेंस होती है। न्यूक्लियोलस ये दोबारा बन जाती है। इसके अलावा यहां पर देखने को मिलता है आपको गोल्जी, जो डिसअपियर्ड हुआ था पहले, अब वो रीअपियर हो जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा जो ईआर है उसका भी रीअपियरेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपोजिट पोल्स पर दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टू डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, हम लोग कह सकते हैं, अपोजिट पोल्स पर। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई कहां पर बनते हैं? एट अपोजिट पोल्स। इसको डायग्राम के द्वारा अगर अपने शो करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है जिसमें मियोसिस फर्स्ट चल रहा है और मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज फर्स्ट जो प्रावस्था है उसको अपने शो करना है यहाँ पे। तो अपोजिट पोल्स पर इस तरह से एस्टर्स होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मेन फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। उनका मेन फंक्शन का क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अपोजिट पोल्स तक पहुंचाना। तो इस तरह से अपोजिट पोल्स पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियरेंस होता है और इनके अंदर न्यूक्लियोलस जो है उसका भी रीअपियरेंस हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियोलस है ये। और इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स। तो दो दो क्रोमोसोम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे हर एक न्यूक्लियस के अंदर। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम पे 4 क्रोमोसोम्स थे एक सेल के अंदर या एक न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए? हाफ हो गए हैं। तो ये है एस्टर और इसको अपने बोलेंगे न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस बोल सकते हैं। और ये भी क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। और बाकी क्या है? इसमें क्रोमोसोम्स है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है? टीलोफेज फर्स्ट को शो कर रहा है। तो इसको अपने बोलेंगे टीलोफेज फर्स्ट।
अब इसके बाद जो साइटोकिनेसिस है वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है। तो अगर अपने बात करें साइटोकिनेसिस की, तो ये साइटोकिनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी। तो मे और मे नॉट अक्कर और मे नॉट। तो इस तरह से जो कार्योकिनेसिस की 4 फेजेस थी वो कंप्लीट होती हैं। अब जब कार्योकिनेसिस मियोसिस फर्स्ट का जो कार्योकिनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या आती है, एक रेस्टिंग स्टेज आती है जिसको अपने बोलते हैं इंटरकनेसिस। तो नेक्स्ट इसके अंदर आती है इंटरकनेसिस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरकनेसिस की अगर अपने बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सेल साइकिल है और सेल साइकिल को अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने नाम दिया था G1S G2M। इसको जैसे मान लीजिए G1 नाम दे दिया, इसको S फेज, इसको G2 फेज और इसको अपने M नाम दिया था। जो M1 है ये कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। जो M1 है मान लीजिए वो यहां पे कंप्लीट हो चुकी है M1। उसके बाद फिर M2 स्टार्ट होनी है, यानी मियोसिस सेकंड स्टार्ट होना है। लेकिन मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने से पहले कहता है कि एक रेस्टिंग स्टेज आती है इस तरह से, और ये जैसे मान लीजिए रेस्टिंग स्टेज है। और फिर उसके बाद कहता है कि जो मियोसिस सेकंड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो रेस्टिंग स्टेज है इसी को क्या बोला जाता है, इंटरकनेसिस बोला जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो केवल एक ही बार होना था और वो एस फेज के अंदर हो चुका है। यहां पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हो चुका है। जो इंटरकनेसिस है उसमें कभी भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन केवल एस फेज के अंदर होता है जो पहले ही हो चुका है। तो अब दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इंटरकनेसिस के अंदर नो डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मियोसिस सेकंड, जो कि मियोसिस का सेकंड पार्ट है, इससे पहले अपने मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट किया है। मियोसिस सेकंड जो है इसको माइटोसिस के बिल्कुल इक्वल माना जाता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज या जो स्टेजेस माइटोसिस के अंदर होती हैं बिल्कुल सेम की सेम वही स्टेजेस हमें मियोसिस सेकंड के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वल मानते हैं माइटोसिस के किसको, मियोसिस सेकंड को। तो ये इक्वल है किसके, माइटोसिस के। तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं मियोसिस सेकंड के अंदर जो कार्योकिनेसिस होता है उसमें जो स्टेजेस होती हैं मेनली 4 स्टेजेस हैं। तो मियोसिस सेकंड की, और दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं माइटोसिस की कि माइटोसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज आएगी इसके अंदर वो है प्रोफेज सेकंड। कार्योकिनेसिस की जो फर्स्ट स्टेज है इसमें वो है प्रोफेज सेकंड। ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज होती है बिल्कुल उसके, यानी जो एक्टिविटीज प्रोफेज माइटोसिस की प्रोफेज में देखने को मिलेंगी बिल्कुल वही एक्टिविटीज आपको प्रोफेज सेकंड में देखने को मिलेंगी मियोसिस सेकंड के अंदर। सेकंड इसके अंदर जो फेज आती है कार्योकिनेसिस के अंदर वो है मेटाफेज सेकंड। तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं माइटोसिस में होने वाली मेटाफेज की। तो इसलिए ये किसके इक्वल है, मेटाफेज के इक्वल है माइटोसिस की। थर्ड जो स्टेज इसके अंदर आती है वो है एनाफेज सेकंड। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो माइटोसिस की एनाफेज की तरह होती हैं। तो इसलिए ये माइटोसिस की एनाफेज के इक्वल है।
और फोर्थ इसके अंदर आती है टीलोफेज सेकंड। तो ये जो टीलोफेज सेकंड है ये बिल्कुल इक्वल होती है किसके, माइटोसिस के अंदर जो टीलोफेज होती है उसकी। तो जो एक्टिविटीज माइटोसिस की इन फेजेस के अंदर होती हैं बिल्कुल वही मियोसिस सेकंड की इन फेजेस के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब हम इनको एक एक करके विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोफेज सेकंड कैसे होती है, फिर मेटाफेज सेकंड कैसे होती है, फिर एनाफेज सेकंड कैसे होती है, और फिर टीलोफेज सेकंड जो है वो किस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और इस सेल ने अभी अभी जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट किया है, और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो इसके अंदर आपको दो न्यूक्लियाई जो हैं वो देखने को मिलते हैं अपोजिट पोल्स पर। एक न्यूक्लियस है यहाँ पे और एक न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से यहाँ पर है, और इनके अंदर हर एक न्यूक्लियस के अंदर ये एक न्यूक्लियोलस है और बाकी इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दो दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे अपने शो किए थे। इस तरह से यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम्स जो है वो आपको शो करने हैं इस तरह से। तो इसको मियोसिस फर्स्ट अपने बोल सकते हैं, जबकि ये मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब इसको मियोसिस सेकंड करना है। ये यहाँ पे इसको न्यूक्लियस बोलेंगे अपने, डॉटर न्यूक्लियस है, दो डॉटर न्यूक्लियस है अपोजिट पोल पर, ये न्यूक्लियस है और ये भी क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस है। और इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स। और ये भी यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम है। अब इस सेल को आगे फिर मियोसिस सेकंड में एंटर करना है। तो मियोसिस सेकंड में जब एंटर करता है तो प्रोफेज सेकंड आता है सबसे पहले। तो प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या चीज होती है, तो प्रोफेज सेकंड के अंदर जब ये एंटर करती है सेल, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी इस तरह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने से जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपीयर हो चुकी है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुके हैं, और साथ में जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है उनमें ऐसा ही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, जिससे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ अपोजिट पोल्स पर जो एस्टर्स हैं वो अपीयर होते हैं। एक एस्टर जो है वो इस अपोजिट पोल्स पर एस्टर अपीयर होंगे। अब एक जो एस्टर है वो इस पोल पर अपीयर होगा इस तरह से, और एक एस्टर जो है वो इस पोल पर अपीयर होगा इस तरह से। इसी तरह से इस पोल पर भी एक एस्टर जो है वो अपीयर होता है इस तरह से, और ये जो पोल है यहाँ पर भी एक एस्टर जो है वो अपीयर होता है। तो इस तरह से ये एस्टर्स हैं। इन्हीं एस्टर से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो होता है, और ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि कहां पे आ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुके हैं। ये भी यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम है, और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। तो ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है प्रोफेज सेकंड को। तो इसको अपने बोलेंगे प्रोफेज सेकंड। अब उसके बाद फिर मेटाफेज सेकंड में एंटर करेगी सेल, और मेटाफेज सेकंड के अंदर जब ये सेल एंटर करती है तो कुछ इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगी।
स्फेरिकल सेल बनानी है बिल्कुल। अब जब मेटाफेज आती है तो दोनों पोल्स पर जो एस्टर्स होते हैं वहां से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो निकलते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फाइनली जाके कहां पे अटैच हो जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर होता है वहां पर जाकर ये अटैच हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाते हैं इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं, और इस तरह से यहां से क्या निकल रहा है, ये स्पिंडल फाइबर है जो कि दोनों पोल से आते हैं और क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। ये तो इस न्यूक्लियस ने बनाई। अब अपने नीचे वाला जो न्यूक्लियस है वो भी सेम प्रोसेस करता है। यहां पर अपोजिट पोल पर क्या है, स्पिंडल फाइबर है, एस्टर्स हैं, यहां से स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन होगा, और क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, इस तरह से। और एस्टर से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके इन क्रोमोसोम्स पर जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ अटैच हो जाती है। तो इस तरह से ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपने मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट कहलाती है, इसको अपने बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। देखो जो ये वाली है ये भी मेटाफेज प्लेट है, और जो ये वाली है ये भी क्या है, मेटाफेज प्लेट है। तो यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियस के द्वारा अलग अलग मेटाफेज प्लेट्स जो है वो बनाई जाती हैं। तो इस तरह से एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। तो ये जो फेज है इसको अपने बोलते हैं मेटाफेज सेकंड। तो ये मेटाफेज सेकंड को शो कर रही है। तो ये है मेटाफेज सेकंड, जहां पे मेटाफेज प्लेट्स जो है वो बन जाती हैं। अब उसके बाद जो सेल है वो एनाफेज सेकंड के अंदर एंटर करती है, और जब ऐसा होता है तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कहां से होगी, बिल्कुल बीच में से होगी। यानी यहां पर देखो, आप देख सकते हो एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड हैं, तो सेंट्रोमियर बीच में से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिससे दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अपोजिट पोल्स की तरफ जो मूवमेंट है वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको डायग्राम से अगर अपने शो करें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये एस्टर्स हैं जो कि अपोजिट पोल्स पर हैं, और इस तरफ भी। यहां से ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। यहां पर इसकी स्प्लिटिंग होती है या सेपरेशन होता है। यहां पर नीचे की तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिनेशन होगा, और इनके साथ इस तरह से जो क्रोमेटिड्स हैं, एक एक क्रोमेटिड जो है वो लगा हुआ रहता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। किसकी स्प्लिटिंग हो रही है, यहां पे स्प्लिटिंग हो रही है क्रोमेटिड्स की, या सेपरेशन हो रहा है क्रोमेटिड्स का। स्प्लिटिंग किसकी होती है, सेंट्रोमियर की होती है। तो उसको अपने बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और ऐसा होने से जो ये क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाना मूव कर देते हैं इस तरह से। इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, उसी तरह से ये वाले क्रोमेटिड्स इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और ये वाले क्रोमेटिड्स
इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है? एनाफेज सेकंड को शो कर रहा है। तो ये है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड जो है वो आगे फिर टीलोफेज सेकंड के अंदर एंटर करती है। टीलोफेज सेकंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपीयर हो जाती है, जैसे अपोजिट पोल्स पर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है वो भी रीअपीयर हो जाती है। तो इस तरह से एक सेल के अंदर टोटल 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको अपने डायग्राम से अगर अपने शो करना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये सेल है जिसके अंदर हमें टीलोफेज सेकंड को शो करना है। अब यहां पर क्या होगा? अपोजिट पोल्स पर एक न्यूक्लियस यहां पर बन जाएगा, एक न्यूक्लियस यहां पर, उसी तरह से इस तरफ भी एक न्यूक्लियस यहां पर बन जाएगा और एक न्यूक्लियस जो है वो यहां पर बन जाता है। तो टोटल 4 डॉटर न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे इनका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है और हर एक जो न्यूक्लियस है उसमें आपको 2 क्रोमोसोम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था तब भी हर एक न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम्स थे और यहां पर भी हर एक न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं? 2 क्रोमोसोम है। तो इस तरह से मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस के इक्वल मानी जाती है और न्यूक्लियोलस जो है वो हर एक न्यूक्लियस के अंदर ही अपीयर हो जाती है इस तरह से। और इसके अलावा जो एस्टर्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका काम खत्म हो जाता है तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन एस्टर्स को आप लोग देख सकते हो टीलोफेज सेकंड के अंदर, बाद में ये भी डिसअपीयर हो जाते हैं क्योंकि इनका काम भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है इस तरह से। तो टोटल 4 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई। इनका नंबर कितना है? टोटल 4 है और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड नेचर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर क्या है? इसको अपने बोलेंगे न्यूक्लियोलस और ये है क्रोमोसोम। तो ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है टीलोफेज सेकंड को। तो ये है टीलोफेज सेकंड। तो इस तरह से जो कारियोकिनेसिस है वो मियोसिस सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। अब आपको माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। तो एक तरफ हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की और दूसरी तरफ मियोसिस की। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको बताना चाहिए। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर कि जो माइटोसिस है वो केवल वो हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, जबकि जो मियोसिस है वो केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही देखने को मिलता है। तो माइटोसिस किस में होता है? इन हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स, इन दोनों टाइप की सेल्स में आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। जबकि अगर अपने बात करें मियोसिस की तो ये मियोसिस आपको केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही देखने को मिलता है। तो ओनली इन डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस नहीं कर सकती। माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम रहते हैं, जबकि अगर अपने बात करें मियोसिस की तो मियोसिस में पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स में उसके हाफ हो जाते हैं। तो इस तरह से जो माइटोसिस है वो क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, जबकि मियोसिस कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये दूसरा डिफरेंस है इसके अंदर।
माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, जबकि अगर अपने बात करें मियोसिस की तो ये कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है। जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब डॉटर सेल्स बनेंगी तो उनमें भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जबकि अगर अपने बात करें मियोसिस की तो मियोसिस में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है सेल के अंदर, तो जब इसमें मियोसिस होगा तो इसमें जो सेल्स बनेंगी तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ हो गए। डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल्स के हाफ हो जाते हैं, तो इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, लेकिन जब एक सेल में मियोसिस होता है तो टोटल 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। 2 डॉटर सेल्स, जबकि मियोसिस के अंदर अगर डिवीजन होता है तो यहां पर आपको 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। जो माइटोसिस है ये आपको बॉडी की सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, जबकि जो मियोसिस है वो बॉडी की जर्म सेल्स में देखने को मिलता है, यानी कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स होती हैं उनको जर्म सेल्स बोल देते हैं। तो मियोसिस जर्म सेल्स में होगा, जबकि माइटोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, माइटोसिस किस में होता है, इन सोमैटिक सेल्स, जबकि जो मियोसिस है ये किस में होता है, इन जर्म सेल्स। अब जो माइटोसिस है ये सोमैटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनका साइज एंड वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, वो इसी माइटोसिस की वजह से होता है, उसको अपने बोलते हैं सोमैटिक ग्रोथ। इसके अलावा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर, या फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी जो माइटोसिस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि मियोसिस की अगर अपने बात करें तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहां पर जो गैमेट्स बनते हैं या प्लांट्स के अंदर मियोस्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और वो मियोसिस के द्वारा ही बनते हैं। तो इस तरह से मियोसिस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, माइटोसिस इंपॉर्टेंट है किसमें, सोमैटिक ग्रोथ के अंदर। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव और साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इधर अपने बात करें मियोसिस के अंदर, तो मियोसिस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो मियोसिस के द्वारा ही होता है।